की मात्रक पर निर्भरता ये होगी कि के जब एसआई पद्धति में रहता है तो के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 होती है। जब ये सीजीएस पद्धति में रहता है तो इसकी वैल्यू के बराबर 1 होती है। इसी तरीके से इसके जो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलाम स्क्वायर, इस तरह से इसकी जो वैल्यू आएगी सभी को कन्वर्ट करके वैल्यू जो आएगी तो के बराबर 1 आएगी। फिर हम क्या करेंगे, एफ का निर्वात में निकालेंगे, फिर एफ माध्यम में कितना आता है दोनों को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद द्युतांक निकलेगा, वो होती है के की माध्यम पर निर्भरता, यानी परावर्त द्युतांक जो जल का है वो 80 होता है और जो पदार्थ का है वो अनंत होता है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे गुब्बारों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, घर पर एकदम सुरक्षित होंगे। दोस्तों पिछली जो क्लास थी वो लाइव स्ट्रीम हो रही थी और अचानक से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आपकी लाइव स्ट्रीम जो है बंद हो गई थी। तो दोस्तों वहीं से फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5, बिल्कुल बेसिक से एकदम सरल भाषा में। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो। तो आपका कम से कम समय लेते हुए, अपनी बकवास बंद करते हुए मैं आपको ले चलता हूं अपने पुराने लेक्चर के बाद से, जहां से आपका पूरी तरह से छूट गया था। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे पुराने लेक्चर में किसकी, के की निर्भरता। तो यहाँ पर समझना है के की निर्भरता क्यों आवश्यक है। देखो, अगर दो बिंदु आवेश अच्छे से निर्वात में हवा में खेल कूद रहे हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल है ना दोस्तों, वो फ्री होगा, फ्रीली लगेगा, मतलब कायदे से लगेगा, फ्रीली लगेगा एकदम, कुछ प्रेशर नहीं है उनके बीच। लेकिन सोचो जरा, उन्हीं बिंदु आवेशों को हम ले जाकर पानी में छोड़ दें, तो जब पानी में छोड़ देंगे तो उनको एक दूसरे पर बल लगाने में क्या होगी, दिक्कत, यानी कि बल में आएगी कमी। और उसी को हम कहते हैं विद्युतशीलता, यानी कि माध्यम की अलग होती है, निर्वात की अलग होती है, यानी के का मान बदलता है, के का मान बदलता है। अगर माध्यम बदलेगा तो के का मान बदलता है। जैसे मान लो माध्यम धातु हो, तो अगर माध्यम धातु हो तो धातु में, जैसे लोहा क्या है, धातु है, धातु में बिंदु आवेश क्या हो, ना तो वो हिल सकते, ना डुल सकते, ना दूसरे आवेश पर बल लगा सकते। इसलिए धातु की जो विद्युतशीलता होती है, धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में क्या बताया था कि के की निर्भरता दो चीजों पर होती है। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, एक है मात्रक पर और दूसरी है, एक है मात्रक पर, दूसरी है माध्यम पर। मात्रक पर कैसे है, देखो एसआई पद्धति में के का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। एसआई पद्धति में के का मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर होता है। लेकिन सीजीएस पद्धति में न्यूटन होता है डाइन में। न्यूटन किसमें होता है, डाइन में। और ये बेटे डायन नहीं है, ये डाइन है, फिजिक्स वाली डाइन है, बल वाली डाइन है। तो डाइन में होता है जो कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। सीजीएस पद्धति में जो मीटर है, मीटर किसमें होता है, सेंटीमीटर में। मीटर किसमें होता है, सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर बराबर होता है 10⁻² सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्या चाहिए, कूलाम चाहिए।
तो कूलाम सीजीएस पद्धति में कूलाम क्या होता है? स्टेट कूलाम। कूलाम की जगह क्या आता है? स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम। और एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अब हम बात करते हैं कि सीजीएस पद्धति में, सीजीएस में के का मान क्या होगा। तो सीजीएस में के का मान निकालते हैं। तो एसआई में के का मान क्या होता है? एसआई में के का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अगर बात करें सीजीएस में के मान की, के क्या मान, अब यहाँ पर क्या 9 × 10⁹। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि जो एसआई वाले मात्रक हैं, एसआई पद्धति के जो भी मात्रक हैं, उनको हम सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करेंगे। तो न्यूटन जो हमारा है ये किस में होता है? डाइन में होता है। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। तो न्यूटन को चेंज कर देंगे डाइन में। मीटर स्क्वायर है तो मीटर किस में होता है? सेंटीमीटर। 10⁻² का स्क्वायर, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁻²। डिवाइड बाई कूलाम स्क्वायर। कूलाम किस में होता है? स्टेट कूलाम में होता है। 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। आगे बात करें 9 × 10⁹ × 10⁵ इंटू, अब देखो अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएंगी? जो पावर्स हैं जुड़ जाएंगी, लेकिन अगर पावर के ऊपर पावर लगी हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 10 की पावर कितनी हो गई? 4। डिवाइड बाय 3 × 3 इंटू 10⁹ इंटू 10⁹, दोनों का क्या कर दो? स्क्वायर। 3 से 9 गया, 10⁹ से 10⁹ गई, 10⁹ से ये दोनों पावर्स मिला के क्या हो जाएंगी? 10⁹ हो जाएंगी। अब हमारे पास आया क्या? 1। यानी कि सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में के का मान कितना होता है मेरे गुब्बारों? 1 होता है। के का मान कितना होता है? 1 होता है। सही से बना दें, चलो ऐसे ही बनाते ही हैं। तो सीजीएस पद्धति में के का मान क्या होता है? 1 होता है। तो ये तो कहानी थी मात्रक पर निर्भरता की। अब हम आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि माध्यम पर इसकी क्या निर्भरता है। सबसे पहले बता दें के बराबर क्या होता था। मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था 4πε0। के बराबर क्या होता है? 4πε0, जहां पर ε0 क्या होता था? निर्वात की विद्युतशीलता। इतनी बात आपको पता है। अगर यही के उठा के कहाँ रख दें? माध्यम में, तो क्या बदल जाएगा? 1/4πε0। देखो जब ये निर्वात में है तो इसकी वैद्युतशीलता निर्वात की है। जब ये माध्यम में होगा तो इसकी वैद्युतशीलता क्या होगी? माध्यम में होगी, यानी माध्यम की वैद्युतशीलता। इतना क्लियर हो गया? इतना सभी को सही से क्लियर हो गया? सारी बातें इतनी समझ में आ गई? चलो अच्छा, आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। ये सभी का हो गया? अब देखते हैं
और थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो जो एप्सिलॉन नॉट है बेटे, एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती 8.85 न्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका जो मात्रक है बेटे, कभी अगर तुम्हें दिक्कत हो जाए, इसके मात्रक भूल जाओ, तो सिंपल से इसके मात्रक को निकाल लेना। कैसे? देखो के किस में होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर में, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई तो होता है विमाहीन यानी मात्रकहीन होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इस एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब जब एप्सिलॉन नॉट की मात्रक निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1/न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। जब वैल्यू निकालेंगे कूलाम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसके मात्रक को निकाल लेना कभी भी अगर भूल जाना। तो ये कहानी यहाँ तक एप्सिलॉन नॉट की थी, क्लियर हो गई। और आगे जब आगे और बढ़ेंगे तो टॉपिक्स में मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को निकालना बता देंगे। टेंशन मत लो, हम हैं तो रंजीत सर हैं तो सब मुमकिन है, बिल्कुल टेंशन मत लो। अब देखो, अब यहां से एफ एफ निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच बल एफ निर्वात, क्या लिख दो, एफ निर्वात क्या है, निर्वात में दो आवेशों के बीच बल। तो दो आवेशों के बीच बल एफ निर्वात में क्या होगा, एफ निर्वात में क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। अब इसी तरह अगर आवेश हमारे कहाँ हो, माध्यम में हो, तो बल क्या होगा, माध्यम में होगा। तो माध्यम में दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल, तो माध्यम में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, एफ माध्यम। तो एफ माध्यम में क्या होगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पर वैद्युतशीलता किसकी होगी, माध्यम की होगी। तो एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक चीज सब मजे में चल रही है, कोई परेशानी कोई दिक्कत, ऐसा कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आया हो जल्दी से कमेंट कर दो, नहीं समझ में आया है तो। और सबसे पहली बात तो अभी तक अगर पढ़ रहे हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, जुड़ जाओ हमसे बिल्कुल। तो एफ माध्यम में क्या निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों बलों का अनुपात एफ निर्वात बटे एफ माध्यम, एफएम कर देते हैं, एफ मीडियम माध्यम, बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसका भी कर दो, क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहां से देखते हैं ये और ये कैंसिल हो जाता है,
हमारे पास बचता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन m। ये ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन m/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया, बचा क्या, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बच गया, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि एफ निर्वात अपॉन एफ एम बराबर क्या आएगा, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम लिखते हैं कैसे, एप्सिलॉन आर से। इसको क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन आर। मतलब इस रेशियो को हम कहते हैं परावैद्युतांक। क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। और अपेक्षिक, क्या बोलोगे, अपेक्षिक वैद्युतशीलता। क्या कहा जाता है, अपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो एफ निर्वात में एफ निर्वात बटे एफ माध्यम, एफ निर्वात बटे एफ माध्यम को के अनुपात को हम किससे डिनोटेट करते हैं, यानी किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन आर। और इसको कहते हैं परावैद्युतांक यानी कि अपेक्षिक वैद्युतशीलता। बताओ यहां तक सभी को क्लियर हो गया। थोड़ा सा इस टॉपिक का फील ले लो, फील कर लो। मान लो निर्वात में दो आवेश हैं Q1 और Q2। इस तरह से इनके बीच की दूरी है r। कहाँ पर है, निर्वात में है। तो जब ये निर्वात में होंगे तो इनके बीच लगता है फ्री बल। ये एक दूसरे को आसानी से आकर्षित और प्रतिकर्षित कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर भरा हुआ है जल यानी कि पानी, क्या भरा है, पानी भरा है, और बीच में दो आवेश फंसे हुए हैं, तो इनके बीच पानी है तो जल का क्या होगा, जल का होगा दबाव, प्रेशर। तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कम लगेगा, यानी कि कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 10, 15, 20, 80 गुना। इससे अगर 80 गुना कम हो जाएगा तो बल में हम क्या करेंगे, बल में 80 का दे देंगे भाग। बताओ यहां तक चीज बिल्कुल सही सही जा रही, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो अब इस हिंदी भाषा को समझो कि इतने गुना कम हुआ, यानी कि जो निर्वात में बल लग रहा था उससे 80 गुना कम हुआ। तो वो क्या होगा, 80 का उससे हमें भाग देना पड़ेगा। और यही जो 80 है ये क्या है, परावैद्युतांक। इसी को कहते हैं परावैद्युतांक। क्या कहलाता है ये, परावैद्युतांक। मतलब एप्सिलॉन आर, मतलब एफ निर्वात बटे एफ माध्यम यानी कि दोनों का अनुपात। मतलब एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन आर नॉट। ये चीज आपको समझ में आ गई हो तो कमेंट में लिख दो यस सर। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो एफ निर्वात बटे एफ माध्यम बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन आर। तो एफ जब माध्यम में निकालेंगे, एफ जब माध्यम में निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, एफ निर्वात बटे एप्सिलॉन आर। क्या निकल के आएगा, एफ निर्वात बटे एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आती हैं। अब आपको बता दें कि एप्सिलॉन आर जो है जल का कितना होता है, 80। किसमें, जल में। एप्सिलॉन आर
बराबर कितना होता है, अनंत। कहाँ, पदार्थ में, पदार्थ नहीं धातु में, धातु में एप्सिलॉन आर बराबर 1 होता है। कहाँ, निर्वात में। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी, यही तीन चीजें पूछी जाती हैं। जल में कितना होता है, 80, कभी कभी 81 भी हो जाता है। और ये धातु का होता है अनंत। अब धातु का अनंत इसलिए होता है क्योंकि धातु में जो भी आवेश होगा वो तो दूसरे आवेश पर बल ही नहीं लगा पाएगा, इसलिए अगर हम अनंत से भाग देंगे तो वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी, जीरो आएगी। क्या आएगी, जीरो आएगी। किसी भी संख्या को इन्फिनिटी से भाग देने पर क्या आता है, जीरो आएगी। यानी कि जब धातु की इन्फिनाइट होगी, धातु का जो परावैद्युतांक होगा अनंत होगा, तो जो बल होगा, जो बल से भाग देंगे इन्फिनिटी का, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि धातु में जो बल लगेगा वो कितना बल लगेगा, दो आवेशों के बीच, जीरो बल लगेगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं सभी की। अब हम बात करते हैं कि बल जो होगा, जो बल होगा उसकी दिशा किस तरफ होगी। यानी दो बिंदु आवेश हैं तो उनकी दिशाएं क्या होंगी, नोट कर लो पहले। जो बल लगेगा दोनों आवेशों के बीच तो उनकी दिशाएं क्या होंगी। तो सबसे पहले ऑप्शन क्या क्या है, जब बल क्या हो, प्लस और प्लस हो। दूसरा क्या है, माइनस और माइनस हो। तीसरा ऑप्शन क्या है, माइनस प्लस और माइनस हो। चौथा ऑप्शन क्या है, माइनस और प्लस हो। यानी चार तरह के पोजीशन हमारी हो सकती हैं दो आवेशों के बीच। तो अब देखते हैं कि जब दोनों आवेश कैसे हो, दोनों आवेश धनावेश हो। कैसे हो, धनावेश हो। तब मान लो ये प्लस Q1, ये क्या होगा, ये प्लस Q2, बीच की दूरी कितनी, R। अब देखो ये बल कैसे लगाएंगे, तो हम पहले बता चुके हैं आपको कि एक जैसे यानी सजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं, यानी एक दूसरे को दूर भगाने का प्रयास करते हैं, उससे दूर जाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में तुम क्या करो, खुद को रखो। यहाँ पर क्या रखो, खुद को रखो। तो यहाँ पर मान लो एक चिंटू को रख लेते हैं। किसको रख लेते हैं, चिंटू को रख लिए। अब ये इसे क्या करेगा, घूरेगा। ये भी एक मिंटू है, ये इसको घूरेगा भाई, कैसे है, ऐसे करके। और ये एक दूसरे को घूरेगा तो ये किसको दूर भगाएगा, कहाँ भगाएगा, ये इस पर जो बल लगाएगा तो दूर भगाएगा इसको। यानी इसका बल कैसे लगेगा, ऐसे। इसके पास भी बल है, ये इसको दूर भगाएगा, तो ये कैसे भागेगा, ये इस डायरेक्शन में भागेगा। बताओ क्लियर। तो यानी जो Q1 Q2 पर बल लगाएगा वो इस दिशा में लगाएगा, Q2 Q1 पर जो बल लगाएगा वो इस दिशा पर लगाएगा। और ये बल होगा Q1 पर Q2 के कारण बल, और ये बल होगा Q2 पर Q1 के कारण बल। बताओ यहाँ तक सभी को मक्खन, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। देखो जिस बल की दिशा तुम्हें देखनी हो वहां पर खुद को रख के देखो, जिस बल की दिशा देखनी हो वहां पर खुद को रख कर देखो। फिर देखो तुम पर बल लग रहा है इस साइड में, तो कैसे, इस दिशा में। तुम उस पर बल लगाओगे तो वो किस दिशा में जाएगा, उस दिशा में जाएगा। ये दिशा हो गई प्लस प्लस। ऐसे ही कुछ काम माइनस का है, तो माइनस का भी क्या है, सेम पोजीशन माइनस की होगी। ये दोनों माइनस माइनस हैं, इसमें भी सेम पोजीशन होगी क्योंकि दोनों सजातीय आवेश हैं। सेम जैसे इसमें लग रहा था वैसे इसमें लगेगा। अब आते हैं प्लस और माइनस वाले, एक प्लस का Q1 और एक प्लस का Q1 और माइनस का Q2। अब ये दो आवेश हैं, ये दो आवेश हैं Q1 Q2,
जिनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो एक प्लस और एक माइनस, और दुनिया का नियम है प्लस हमेशा माइनस को अट्रैक्ट करता है, यानी आकर्षित करता है। लड़के और लड़की में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये क्या है, ये चिंटू और ये है चिंटू आइन। क्या है, चिंटू आइन। तो अब ये क्या है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये इसको आकर्षित करेगा तो ये किस दिशा में ऐसे आएगा, ये इसको आकर्षित करेगा तो ये ऐसे जाएगी। इन दोनों की दिशा किस तरह होगी, इस तरह होगी। बताओ, आया मजा, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट पूरा। यहाँ से आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंड होता है, खत्म होता है। यहाँ तक किसी को क्लियर, सभी को क्लियर है? कोई समस्या परेशानी आती आप हमें कमेंट में बता सकते हो। कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट में बताओ और मैं उसका रिप्लाई करूंगा, टेंशन मत लो। और अपने दोस्तों को भी चैनल के साथ जोड़ो, सब्सक्राइब कराओ, चैनल को सब्सक्राइब कराओ नहीं, चैनल में बच्चों को जोड़ो। सबसे बढ़िया बात, सब लोग मिलके पढ़ो। और सारी चीजें लाइव होने वाली हैं, सारी क्लासेस लाइव होने वाली हैं। क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, सब की सारी क्लासें लाइव होंगी। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब होगा यहीं पर, विथ लेक्चर और विथ न्यूमेरिकल रिएक्शन और एक्सरसाइजेस ऑफ मैथ, सब कुछ यहाँ होगा। तो पिछली क्लास में हमने किए थे कूलाम का नियम। तो अब यहाँ से कूलाम का नियम का जो सिस्टम है वो हो जाता है समाप्त। कूलाम के नियम का बल निकल के आता है। ये बल क्या है, ये बल दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की जानकारी देता है। ये चीजें मैंने आपको पहले से ही बता रखी थी, ये भी बता दिया था। सजातीय आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, आजाद और विजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी आकर्षण बल लगाते हैं। तो यहाँ तक की ये होती कहानी। अब हम करते हैं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं एक दो, और अगली क्लास आपकी जो आने वाली है उसमें सिर्फ और सिर्फ बल से संबंधित, यानी हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, एनसीईआरटी के होंगे, और अपने मन से भी कराऊंगा ताकि आपका जो ये टॉपिक है स्ट्रांग हो जाए। क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होगा। हाँ, तो ये पहला चलो एक एग्जांपल का क्वेश्चन मिल गया। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। दूरी की गणना कीजिए। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल उनके बीच का जो प्रतिकर्षण बल है एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। एक प्रोटॉन के
भार के बराबर हो। एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया गया है? प्रोटॉन का द्रव्यमान तुम्हें दिया गया 1.67 इंटू 10⁻27 kg। चलो ये दिया गया है आपको। और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी कितनी? 9.1। जी की वैल्यू कितनी? 9.1। भार निकालोगे ना, तो भार निकालने के लिए क्या होता है? द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान इंटू ग्रेविटी, द्रव्यमान इंटू गुरुत्व है। तो गुरुत्व कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया। तो अब हमें गणना करनी। अब सबसे पहले बल का जो नियम है, कूलाम के बल के नियम के अनुसार क्या है? F बराबर K(Q1 Q2) डिवाइड बाई आर स्क्वायर। हमको निकालनी क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि जो ये आर है ये हमको निकालनी है। F कितना दिया गया? F दिया गया दोनों प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन के भार के बराबर। तो भार बराबर, तो प्रोटॉन का भार क्या होगा? प्रोटॉन का भार क्या होगा? प्रोटॉन का द्रव्यमान इंटू ग्रेविटी यानी 9.8। कितना? 9.8। तो ये हो जाएगा निकल के आएगा 1.64 इंटू 10⁻26। कितना निकल कर आएगा? 1.64 इंटू 10⁻26। सॉरी, माइनस का 26 और ये माइनस का 27 है। गलती से मैंने 7 रख दिया और तुम लोग बताते भी नहीं हो, कमेंट भी नहीं कर सकते हो, बस लिखे चले जा रहे हो। बताओ तो कुछ मिस्टेक हो रहा है तो ये निकल आया आपका बल यानी कि न्यूटन। तो इतना बल है उन दोनों प्रोटॉनों के बीच। अब आपको आर निकालनी है। अब यहाँ से मुझे लगता है आप लोग निकाल लोगे। अब हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। के की वैल्यू रख देना। के की वैल्यू कितनी रख दोगे? 9 इंटू 10⁹ और यहाँ से आर स्क्वायर, आर की वैल्यू को निकाल लेना है आप लोगों को। और जिनका जिनका निकल के आ जाए हमें कमेंट सेशन में जरूर बताना किसका कितना आंसर आया है। तो दोस्तों लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दूसरी वीडियो में बढ़िया लेक्चर के साथ। और उस लेक्चर में हम करेंगे कूलाम के बल का सदिश निरूपण, यानी कि अभी जो हमने कूलाम के बल का नियम पढ़ा था उसी का देखेंगे एक सदिश रूप। ये क्या था? ये बल का यानी कि हमारा परिमाण कैसे आता है बल का। लेकिन अगला जो लेक्चर होगा वो सदिश का होगा कि कूलाम के बल का सदिश निरूपण करेंगे बहुत ही विस्तार से। टेंशन मत लो। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।